उसके बाद हम हेल्थ पे। फर्स्ट टॉपिक तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो उसके बाद एक बायोमेडिकल डिवाइस पे। तो क्या कि ड्रग कंट्रोलर ने जो है रिसेंटली क्लास डी एनिमल ड्राइव्ड बायोमेडिकल डिवाइस को जो है अप्रूव करती है, दैट इज नेम्ड एज कोलेडर्म। इससे बेसिकली जो एनिमल्स को जो है बेसिकली स्किन वाउंड्स होते हैं उसको हील करने में जो है काफी मदद मिलेगी, और उनको जो है कोई स्कार वगैरह भी नहीं रहेगा, कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो ड्रग रेगुलेटर है वो मेडिकल डिवाइसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। क्लास ए लो रिस्क, क्लास बी मॉडरेट, क्लास सी मॉडरेट हाई रिस्क एंड क्लास डी हाई रिस्क। ये क्लास डी में आता है, हाई रिस्क वाला है वैसे तो ये, ठीक है। और तो इसको श्री चित्रा त्रिनुल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, ठीक है। और एनिमल ड्राइव मटेरियल से इसको बनाया है। इसको जो है जानवर के जो है वुंड पे अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका जो वुंड है, जो घाव है, वो काफी जल्दी भर जाएगा। दैट इज व्हाट इट्स एप्लीकेबिलिटी इज, ठीक है। और इससे पहले हमने कोई बायोमेडिकल डिवाइस डेवलप नहीं किया था, ये पहला बायोमेडिकल डिवाइस है जो हमने डेवलप किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जानवर को कोई बर्न हुआ है या कोई डायबिटिक वाउंड है एक्सेट्रा, रैट रैबिट डॉग एक्सेट्रा में, तो वो काफी जल्दी हील इससे किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इलाज का कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा। पहले 10,000 पे कॉस्ट आ रही थी, अब 2,000 पे आ जाएगी। और इसको हम जो है कल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कल को इसको हम जेल फॉर्मुलेशन में भी डेवलप कर सकते हैं, जेल की तरह, बल्लम की तरह, है ना। उसको आपने अप्लाई किया एंड दैट वुंड विल गेट हील्ड, ठीक है। और याद रखना कि हमारा एक एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग ही मान लेते हैं, और इसलिए जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, वही जो है बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करती है। मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूव करती है कि देश में जो है उसको बेचा जा सकता है, यूज किया जा सकता है कि नहीं, वही करती है, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, ड्रग के डेफिनेशन में ही डालकर जो है उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और एक जो है ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये करती है ड्रग्स की या मेडिकल डिवाइसेस की, क्या करती है, प्राइसिंग करती है, प्राइसिंग सेट करती है। मतलब सभी ड्रग्स की नहीं करती, मतलब अगर कोई एसेंशियल ड्रग है तो उसकी ये प्राइस फिक्स कर सकती है कि इस रेट से ऊपर आप नहीं बेच सकते, ताकि ड्रग्स आपके लिए क्या रहे, अफोर्डेबल, ठीक है। तो यानी दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हुई, एक सीडीएससीओ, वो क्वालिटी वगैरह को देखती है, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल देती है। और जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, ड्रग्स के प्राइसेस को फिक्स करती है। सभी ड्रग्स की नहीं करती, कौन सी करती है, जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सब स्टैंडर्ड कफ सिरप जो है इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही थी, जिसकी वजह से काफी बच्चों की डेथ हो गई। स्पेशली जो कफ सिरप थी, आपको याद हो, एक्सपोर्ट भी की गई थी सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में जो है काफी डेथ्स हुई। तो वो केस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि कफ सिरप में ना एक तो पैरासीटामोल होती है जो एक पेन किलर का काम करती है और आपको फीवर वगैरह कम कर देती है, ठीक है। वो तो मतलब बेनिफिशियल है फॉर एनी पर्सन हु इज टेकिंग कफ सिरप। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कुछ अदर मटेरियल्स को भी जो है मिक्स किया जाता है। जैसे इसको मिक्स किया जाता है ग्लाइसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्लाइसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह कुछ और सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, ये जो है थोड़ी टॉक्सिक सी वो है सॉल्वेंट, जिसमें वो आप पेन किलर को सोल्यूट कर रहे हो, ठीक है। करना क्या चाहिए, ग्लाइसरीन। कर क्या रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। क्यों कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट सेविंग हो सके, सस्ता पड़ता है, बट इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। और ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो प्रिंटिंग इंक, पेंट एक्सेट्रा बनाने में यूज किया जाता है, और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू मेक कफ सिरप। तो वैसे अगर लोअर डोज आप कंज्यूम करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप काफी लंबे समय तक जो है लोअर डोज को कंज्यूम कर रहे हो तो इट विल प्रूव फेटल आल्सो। तो कफ सिरप जो आप काफी लंबे टाइम तक लेते हो ना, थोड़ी थोड़ी डेली लेते हो, तो फिर ये जो ये एथिलीन ग्लाइकोल है वो आपकी बॉडी में अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अकुमुलेट होना स्टार्ट होगा तो यू विल गेट एडवर्स हेल्थ consequences और यू मे एक्सपीरियंस इवन डेथ आल्सो, ठीक है।
तो ये एथिलीन ग्लाइकोल होगी या डाई एथिलीन ग्लाइकोल होगी, उसी वजह से जो आपकी किडनी वगैरह डैमेज हो सकती है। और ये कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि बिना किसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के ऐसा कर रहे हैं। बस उनको एक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें वो पैरासीटामोल मिक्स कर सके, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट को जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई लैब में टेस्ट हुआ है या साइंटिफिकली वैलिडेटेड है कि ये सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, बस उनको मिल गया ये सस्ता पड़ता है, इसमें ड्रग मिक्स हो रही है, बस उन्होंने उसके बेसिस पे कफ सिरप बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी कोई थेरेपेटिक रेलेवेंस भी नहीं है डाइएथिलीन ग्लाइकोल की। थेरेपेटिक मतलब इलाज करने की क्षमता, इसकी कोई इलाज करने की क्षमता नहीं है। ये सिर्फ एक है सॉल्वेंट है, इसमें मिक्स की जा रही है ड्रग और कुछ नहीं किया जा रहा। कई कफ सिरप्स में कोडीन भी पाया गया है जो कि काफी एडिक्टिव हो सकता है, और अगर आप ऐसी जो है लेते हो दवा तो ड्रोजीनेस, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोइजिया एक्सेट्रा हो सकता है, चक्कर आना, ठीक है, जी कच्चा होना या ब्लड विजन होना, ये सब आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही बेसिकली वेरियस ड्रग्स को जो है रेगुलेट किया जा रहा है, वो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे। और मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी है कि वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अदर करें। मतलब अब ये एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स करना, एज ए सॉल्वेंट यूज करना अनएथिकल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वो उससे जो है उनको रिसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रांड बनता है, लोगों का ट्रस्ट जो है आप पे डेवलप होता है, वो आपकी दवा आंख बंद करके फिर कंज्यूम करते हैं, आपकी सेल्स बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा देश भी फिर आपकी दवा को आंख बंद करके खरीदता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में सब कुछ आता है कि आप अपने स्टाफ को जो है वेल पे करो, आपके बिजली का बिल टाइम पे भरो, ठीक है, रॉ मटेरियल क्वालिटी यूज करो, ठीक है, और कुछ भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस यूज ना करो एंड सो ऑन। हाइजीन रखो वाइल मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, ये सब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही जो है इसको रेगुलेट करती है, और वही देखती है बेसिकली कि आप कौन सी ड्रग इंपोर्ट कर सकते हो, या कोई नई ड्रग बनी है उसकी अप्रूवल भी ये देती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बायोमेडिकल डिवाइस की भी अप्रूवल किसने दी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। क्लियर आपको? तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कफ सिरप्स पे था कि कफ सिरप्स में कौन सा केमिकल मिक्स किया जा रहा है जिसकी वजह से वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बने। आपको याद रखना है एथिलीन ग्लाइकोल या डाई एथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्वेंट है ये, टॉक्सिक है, ठीक है। और एक्चुअल में यूज क्या होना चाहिए था, ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये चार नाम याद रखने हैं, इस पे सीधा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वार्निंग दी है कि कई प्राइवेट वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट जो है ऑर्गन ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑर्गन ट्रेडिंग जो है प्रोहिबिटेड है, आप ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हो बट विदाउट एनी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, यू कांट सेल एंड परचेज ऑर्गन्स इन दिस कंट्री, ठीक है। तो पहले तो नोटो के बारे में जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी है, वहीं पर उसका ऑफिस लोकेटेड है, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है, सफदरजंग हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये बेसिकली नेशनल नेटवर्क बिल्ड करती है ताकि ऑर्गन को प्रोक्योर किया जा सके जो डोनेट करना चाहते हैं, और जिसको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है वहां तक ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये काम किसका है, नोटो का। और ये देखती है कि ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन जो है देश में एथिकली हो, वॉलंटरीली हो, किसी को फोर्स ना किया जाए, और इसकी कोई ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, किसी को ट्रैफिक ना किया जाए फॉर ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेक्टर। तो ये काम किसका है, नोटो का। तो इसकी दो डिविजन्स है, एक नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। ये बेसिकली देखती है कि ऑर्गन्स को प्रोक्योर किया जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसकी रजिस्ट्री डिटेल भी रखती है कि किसी ने मान लीजिए ऑर्गन डोनेट किया है तो किस हॉस्पिटल में कौन सा ऑर्गन पड़ा है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको मान लीजिए किडनी की जरूरत है तो आपको पता लग गया कि कोलकाता के किसी हॉस्पिटल में वहां पे पड़ा है, तो आप वहां से जो है ऑर्गन वहां से जो है ऑर्गन रिसीव करने की एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। और एक नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर इसने बनाया हुआ है। ये बेसिकली टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन नीड या प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोमेटेरियल्स को देखती है। तो इसमें बेसिकली ये मेक श्योर करना चाहती है कि जो ऑर्गन्स की डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच का जो गैप है वो फिल हो सके, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली क्वालिटी इंश्योर हो सके, ठीक है।
तो इसमें अभी न्यूज क्या थी कि कुछ वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पोस्ट जो ऑर्गन ट्रेडिंग कर रही थी, जो कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट का वायलेशन है। तो इसीलिए जो है नोटो ने उसको वार्निंग जारी की कि ऐसे पोस्ट आप ना डालो, अगर आप डालोगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो और ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज में रिसेंटली जो है काफी इंक्रीज हुआ, 27% एनुअल ग्रोथ हुआ है। यानी देश में ट्रांसप्लांटेशन की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो नोटो है वो स्ट्रेचरी बॉडी है, उसका सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका वो है, ताकि डिटेल्स आपको मिल जाए किस हॉस्पिटल में कौन सा ऑर्गन पड़ा है। ठीक है, बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कि नोटो में सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गन डोनेशन में क्वेश्चन बना रही है यूपीएससी, तो एक लाइन नोटो के बारे में डाल देगी कि वो स्टैचुरी बॉडी है या किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है सेक्टर। ठीक है, तो एक लाइन वहां पे बना देगी, फिर दूसरी लाइन जो है ऑर्गन डोनेशन में बना देगी, फिर आपसे पूछेगी कितनी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद है कंजक्टिवाइटिस। तो हम पढ़ रहे हैं जून से लेकर अगस्त की करंट अफेयर, तो उस टाइम जो है आपको देखा होता है कि लोग जो है कंजक्टिवाइटिस से जो है अफेक्टेड होते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है? लाल हो जाती है आंख, पिंक हो जाती है ना, पिंक आई भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कॉमन पैरेलेंस में? हाँ, आंख दुगनी आ गई है ना, क्या आंख दोगुनी होगी? दुखनी आ गई, आंख दुख रही है। अच्छा, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा गर्मियों में आपकी आंख जो होती है वो क्या होती है? लाल हो जाती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस, है ना। आपकी आंख चिपचिपी होती है, आप सुबह उठते हो तो आपकी आंख चिपकी पड़ी है, आपको पानी के थ्रू जो है उसको फिर खोलना पड़ता है ना। या वेस्ट मटेरियल जो है रिलीज करने लग जाती है, आंख गीट जिसको बोल देते हैं, बिल्कुल लाल हो जाती है, तो उसकी वजह से सरदर्द वगैरह भी होने लग जाता है, तो वो क्या है? कंजक्टिवाइटिस। तो इसमें जो है आपका जो कंजक्टिवाइटा है, जो बेसिकली आपकी आउटर कवरिंग है आंख की, और ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है आपकी आंख का पार्ट, वही कंजक्टिवाइटा है। ठीक है, वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो फूल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आंख क्या होती है? लाल हो जाती है। तो ये इसके कॉज क्या है? देखो, ये किसी भी फैक्टर से आपकी आंख जो है लाल हो सकती है। चाहे तो आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया, आपकी आंख में कोई वायरस एंटर कर चुका है, या कोई बैक्टीरिया एंटर कर चुका है, या कोई प्रोटोजोआ या पैरासाइट कोई आ चुका है। ठीक है, या फिर कोई पोलन ग्रेन आपकी आंख में एंटर कर गया है, उससे आपको एलर्जी है, कोई डस्ट है, कोई ट्री या प्लांट्स के पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंख में आए हैं, डस्ट माइट्स हो सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई पेट है, मान लीजिए कोई कुत्ता बिल्ली है, उसका कोई बाल जो है छोटा सा आपकी आंख में आ चुका है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है बेसिकली आपको क्या हो रही है? एलर्जी हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो कंजक्टिवाइट है वो इन्फ्लेम हो रही है, वो फूल रही है, स्वेलन हो रही है, उसी वजह से आपकी आंख लाल हो रही है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इसके सिम्टम्स बेसिकली मैनेज किए जाते हैं, और 14 दिन तक लगभग आपके ये इन्फेक्शन रहती है। तो इसमें बस वही एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल कुछ ड्रॉप्स देगा डॉक्टर, उसको आप डालोगे, उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह मर जाता है, आपकी आंख साफ हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से आपकी आंख फिर से नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, वाइट हो जाती है। क्लियर है? समझे? तो याद रखना है कि कंजक्टिवाइटा जो है वायरस की वजह से नहीं होती, सिर्फ वायरस की वजह से नहीं होती, किसी भी फैक्टर की वजह से होती है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, कुछ भी आपकी आंख में चला गया, और जब तक वो आपकी आंख में मौजूद है वो आपकी आंख को लाल रखेगा। वो एंटीवायरल या एंटी बैक्टीरियल सिरप दे, वो ड्रॉप्स दे देते हैं डॉक्टर्स, वो आप डालते हो, उससे आपकी आंख में जो वो पैथोजन बैठा है वो मर जाता है, तो आपकी आंख फिर से नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, समझे? उसके बाद है माइग्रेन। नेक्स्ट इज माइग्रेन। तो आपने सुना होगा ना कि माइग्रेन, लोगों को माइग्रेन है, सर दुख रहा है। 15% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। तो काफी कॉमन डिजीज हो गई है, आई थिंक आजकल तो ये हर घर में जो है बीमारी देखने को मिलती है। कुछ फैशन भी हो गया है कि थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा है, लगता है मुझे माइग्रेन हो गया है ना। स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि मुझे तो माइग्रेन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है माइंड डेवलप हो गया है, आई हैव माइग्रेन, मेरा हाई इंटेलिजेंट आई क्वेश्चन है, या कोई हाई माइग्रेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो माइग्रेन में होता क्या है?
पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन होता है। पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन होता है। और जैसे जो हमारी वेन्स होते हैं वो दर्द को स्पाइन तक लेके जाते हैं। और सही हो आप दोनों। तो इसमें एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पे कह लीजिए दर्द होता है, या आपका जो है जितनी भी वेन्स है अराउंड योर हेड उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जो है डेवलप होती है अब नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है आपके ब्रेन के अराउंड, हेड के अराउंड जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है बेसिकली आपको क्या होने लग जाता है, हेड पेन। और एक मेनिंजेस होती है, एक लेयर होती है मेम्ब्रेन जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वहां पर जो है हलचल होनी स्टार्ट होती है, इसलिए आपको लगता है कि पूरा सर आपका दर्द कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हेडेक होता है, फोटोफोबिया हो जाता है, आप कोई टीवी वगैरह नहीं देख पाते ना इस केस में। और कई बार ब्लड वेसल्स के क्लोज होती है न्यूरॉन्स, जिसमें आपको वो इलेक्ट्रिक जो करंट जो है थोड़ा फास्टली फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार वो आपकी हार्ट बीट को भी फिर तेज कर देती है। ठीक है, हार्ट बीट को भी तेज कर देती है। और अगर किसी को इम्यूनो डिसऑर्डर्स है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, डाइजेस्टिव से ये चीजें एग्रीवेट होने लग जाती है। तो अगर आप माइग्रेन का इलाज कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि उससे जो है बेसिकली हार्ट का या आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का इलाज नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि कुछ एंटीबॉडीज हैं, कैल्सिट्रोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होता है सीजीआरपी, उसको ब्लॉक कर देती है, ये उसके एक्शन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो आपकी न्यूरॉन सेंसिटाइज हो गई थी या इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ज्यादा फ्लो होने लग गया था वो रुक जाता है, उसकी वजह से फिर आपको माइग्रेन से रिलीफ मिल जाती है। तो सिंपल है, माइग्रेन में होता क्या है, थोड़ा इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है ज्यादा फ्लो होने लगता है आपकी न्यूरॉन्स में, वो आपकी ब्लड वेसल्स से कई बार अटैच होती है, उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट वगैरह भी तेज होने लग जाती है। ठीक है, ये माइग्रेन में होता है। तो जो प्रोटीन वो इलेक्ट्रिक सेंसेशन बढ़ा रहा है, उसी प्रोटीन को आप ब्लॉक करते हो थ्रू दिस एंटीबॉडीज। ठीक है, उससे फिर आपको माइग्रेन से इलाज रिलीफ मिल जाती है। लेकिन अगर आप पैरासीटामोल या एस्प्रिन वगैरह खा रहे हो तो उससे सर दर्द तो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा, बट माइग्रेन से इलाज नहीं मिलने वाला। उसके बाद है एम्योट्रोफिक लेटरल सिलोसिस। ये क्या कि ये भी एक दिमाग की बीमारी है और पेशेंट केयर गिवर्स को जो है ये आजकल हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी नर्व सेल्स है वो डिजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो डिजेनरेट होनी स्टार्ट होती है। इसको जो है लो गैरिक डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि एक बास्केटबॉल प्लेयर थे वो इस बीमारी से मर गए। तो आपकी जो न्यूरॉन्स है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या है कि जो आपकी बॉडी का कंट्रोल है आपकी मस्कुलर मूवमेंट पे वो चला जाएगा, आपकी मस्कुलर मूवमेंट पे जो आपके ब्रेन का कंट्रोल है वो चला जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपकी मसल जो है वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी और ट्विच होनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्विच का मतलब मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी, डिसफिगर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप उसके बाद वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे। दो तरह की मूवमेंट्स होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जैसे आपकी पलक झपकती है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप चलती रहती है। एक होती है वॉलंटरी मूवमेंट, लाइक उठना बैठना चलना, वो सब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको बैठना है, चलना है, दौड़ना है, क्या करना है। तो जब आपकी बॉडी का कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल जो है आपकी मस्कुलर मूवमेंट पे नहीं रहा, तो वो वॉलंटरी मूवमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो आप जो अपनी मर्जी से भी चल बैठ उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कनेक्टिंग न्यूरॉन्स है वो वीक हो चुकी है, जो मसल्स और ब्रेन को कनेक्ट कर रही है न्यूरॉन्स वो वीक हो चुकी है। ठीक है, तो कोजिस का अभी तक नहीं पता, ये जेनेटिक की बीमारी है। ठीक है, और आपके लिम्स इसमें कमजोर हो जाते हैं और कोई क्योर इसका नहीं है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज है, उस ये रेयर डिजीज है, रेयर डिजीज मतलब काफी कम लोगों को ये होती है, जेनेटिक डिजीज है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसका इलाज करने के लिए 50 लाख रुपए देती है। इसका नहीं, और भी रेयर डिजीज के लिए भी देती है। तो ये वन ऑफ द रेयर डिजीज है जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए मिल सकते हैं इलाज के लिए। ठीक है, क्योंकि रेयर डिजीज का इलाज काफी महंगा होता है, क्योंकि रेयर लोगों को हो रही है, बहुत कम लोगों को हो रही है, तो ज्यादा दवाइयां भी नहीं होती, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी नहीं होती, डॉक्टर्स भी नहीं होते इसके।
तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा, वहां तक जाना पड़ेगा और उस डॉक्टर की फीस हाई होगी, दवाइयों की भी फीस हाई, दवाइयों की प्राइस हाई होगी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की भी फीस हाई होगी, एक्सेट्रा। तो इसमें काफी जो है पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट 50 लाख रुपए तक की आपको ग्रांट दे रही है। ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी है ईस्टर्न इक्विनिन इंसाइप्टलस। इसमें क्या है कि अगेन जो है इसमें ब्रेन की इंफ्लेमेशन हो जाती है। इंसाइप्टलस में क्या होता है, ब्रेन अगेन गेट स्वेल्ड। तो इसमें मॉस्किटो के काटने से होती है। और ये मॉस्किटो जो ये सबसे पहले जो है मैसेच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में जो आइडेंटिफाई किया गया था इन 1839 इन 1831 इन हॉर्सेस। ठीक है। और किस मॉस्किटो से होती है वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉस्किटो क्या होता है कि इन्फेक्टेड बर्ड को बाइट करता है, वहां से जो है इस वायरस को पिक करता है, फिर ह्यूमंस को बाइट करता है या हॉर्सेस को बाइट करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमंस और हॉर्सेस में ये बीमारी फैलती है। ठीक है। बट ह्यूमंस और हॉर्सेस के बीच में डायरेक्टली नहीं फैलती, डायरेक्टली नहीं फैलती। बेसिकली इसको कैरियर चाहिए बीमारी को फैलने के लिए, वो कैरियर कौन है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो इज ए डिलीवरी बॉय ऑफ दिस डिजीज। ठीक है। हॉर्स से कैरी करके ह्यूमंस को ट्रांसमिट करता है। तो सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हेडेक, चिल, नोजिया, सीजर भी आ सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हो आप। और 33% जिसको ये बीमारी हो जाए वो जिंदा नहीं बचता, 2 से 10 दिनों के बाद ही वो मर सकता है। ठीक है। और अगर कोई बच गया तो उसको न्यूरोलॉजिकल इश्यू रहते हैं। कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, और इसका सिर्फ एक इलाज है, मच्छरों से दूर रहो, बस, और कुछ नहीं है। तो बीमारी का नाम क्या है, ईस्टर्न इक्वीन इंसाइप्टलस। उसके बाद है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर तो ये 49 कंट्रीज में फैल चुकी है। तो इससे जो है 1.5 मिलियन जो है एनिमल लॉस हो चुके हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया सभी रीजन में पाई जा रही है। ठीक है। और स्वाइन का मतलब क्या होता है, स्वाइन इज समथिंग रिलेटेड टू पिग्स। ठीक है। तो ये ज्यादातर पिग्स में पाई जाती है बीमारी। ठीक है। डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों में पाई जाती है, और उसकी मोर्टेलिटी रेट 100% तक हो जाती है, यानी जिस पिग को ये बीमारी होगी वो मर जाएगा। ठीक है। तो पिग को ये कहां से आती है, वही कि ऐसा कंज्यूम कर ली उन्होंने जिसमें वायरस था, या उसके कांटेक्ट में आ गए, तो पिग्स को ये बीमारी हो जाती है। और आपको कैसी बीमारी हो सकती है ये, अगर आप उस इन्फेक्टेड पिग को कंज्यूम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फूड एक्सेट्रा, या उससे कांटेक्ट में आ रहे हो किसी भी तरीके से। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो पिग्स के तो आपको बीमारी हो सकती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग या व्हीकल्स या इक्विपमेंट्स आपने टच कर लिए, उस हाथों से टच कर लिया, उस हाथों को अपने 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 जीभ पे टच कर लिया, तो आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर कर जाएगा। ठीक है। तो इसमें फीवर हो सकता है, अबॉर्शन कराने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो ज्यादातर ये वैसे पिग्स को इफेक्ट करता है, पिग्स इसमें मरने स्टार्ट हो जाते हैं। बट आप उस इन्फेक्टेड पिग के कांटेक्ट में आते हो तो यू कैन आल्सो बी इफेक्टेड। जैसे चिकन फैलता है ना, बर्ड फ्लू, वैसे ही फैलती है। उसमें वैसे तो जो चिकन है वही इफेक्टेड होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस चिकन को कंज्यूम करते हो तो आप भी इफेक्टेड हो जाओगे। ठीक है। तो ये इंडिया में जहां जहां पे आप देख सकते हो कि पोर्क को खाया जाता है, पोर्क क्या होता है, मीट ऑफ सिग, है ना, वहीं पर ज्यादा फैलती है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम एक्सेट्रा। और बिहार, केरल, पंजाब, हरियाणा में भी देखी जाने को मिली है कि यहाँ पे भी जो है पिग्स के लिए फार्म जो है रेस किए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी लोग जो है पोर्क खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है लैक्टोस इंटॉलरेंस। ये वर्ड भी आपने काफी सुना होगा आजकल ना, लैक्टोस इंटॉलरेंस, कि मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मैं क्या हूँ, लैक्टोस इंटॉलरेंट, है ना। तो आजकल बच्चों ने भी पकड़ के माँ दूध पिलाती है उसको क्या बोलते हैं कि मैं तो लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा, फिर वो 2 लगाती है, कहते हैं कि हो गया मेरा टॉलरेंट। ठीक है। तो वो टॉलरेंट हो जाता है उसके बाद। तो लैक्टोस इंटॉलरेंट पेशेंट्स में क्या होता है कि जो लैक्टोस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लैक्टेज, वो एंजाइम नहीं होता। ठीक है। जिसकी वजह से वो दूध जो है एक्युमुलेट होने लग जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है। और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो वही दूध जो है, जो लैक्टोस है, वो एक्स्ट्रा गैस एंड वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है।
जिसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया वगैरह आपको होएगा। ठीक है, तो ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है होता है। ठीक है, और उस लैक्टेज को वो ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर देता है। बट जिनमें नहीं होता ये एंजाइम, तो वो बेसिकली गैस और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वही एसिडिटी, गैस, डायरिया एक्सेट्रा की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इससे फिर वो पर्सन क्या करने लग जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद कर देता है। ठीक है, समझे? तो बेसिकली जो आपकी बॉडी में शुगर या मिल्क प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे सोशल जस्टिस का एक मंथ की रहती है और आईआर रहता है ना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। सो फार सो क्लियर टू एवरीवन? सो फार सो क्लियर टू एवरीवन? तो आज आपका लगभग खत्म ही हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर का। कोई 5-7 टॉपिक बचेंगे, वो हम मिसलेनियस से हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, हाँ बताओ कब लेना है? नहीं, सबका नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ले लेते हैं ना, 2 हफ्ते काफी है 3 महीनों की करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये मान के चलो कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा। यू हैव टू रिवाइज एवरी टॉपिक। ये मत करना कि इंपॉर्टेंट वाले कर लेते हैं, या आप बाद में आ जाओ क्लास के बाद सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क आउट कर दो। ठीक है, या यूपीएससी में ये नहीं चलता। एवरी इंपॉर्टेंट इज टॉपिक, उसको रीड आउट करो, बस बॉर्डर मैनर में चीजें याद रखो, कोई ज्यादा चीजें रटने वाली नहीं है। ठीक है, फैक्ट्स को अवॉइड करना रटने के लिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको क्लास में बताया कि बस ये याद रखना है। बाकी फैक्ट्स को अवॉइड करना, आपको चीजें क्या याद रखनी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, यूपीएससी ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाती है वो। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट इज ईरान तालिबान वाटर कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान और तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में एक रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस रिवर पे चल रहा है? हेलमंड रिवर पे। ठीक है, तो ये हेलमंड रिवर जो है अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, हिंद कुश की पहाड़ियों से जो है ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक लेक है। ठीक है, वहां पे जाके ये अपना पानी ड्रेन आउट करती है। उस लेक का नाम क्या है? लेक हैमुंद। ठीक है, और ये ईरान की जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये रिवर जो है अफगानिस्तान के लिए लॉन्गेस्ट है, और जो जिस लेक में वो अपना पानी ड्रेन आउट कर रही है वो ईरान के लिए लार्जेस्ट है। तो यानी ये रिवर दोनों के लिए काफी क्रिटिकल हो गई है फॉर मीटिंग देयर फ्रेश वाटर नीड्स फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद जो है एक ट्रीटी तो हुई थी अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, बट वो रेटिफाइड नहीं हुई। दोनों देश की पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई नहीं किया, इसलिए दोनों इस ट्रीटी को ओबे नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। दोनों ही इस ट्रीटी को वायलेट करते रहते हैं। ज्यादातर अफगानिस्तान ही करता है, क्योंकि मेजरली ये रिवर कहां से फ्लो कर रही है? अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे ईरान ने इस साल कहा अफगानिस्तान को कि उसने सिर्फ 4% ही वाटर दिया रिवर का इस साल। अफगानिस्तान कह रहे हैं कि इस बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए पानी था ही नहीं रिवर में। ठीक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि डैम्स जो है, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान इस रिवर पे लगा रही है, इसलिए पानी को क्या कर रही है? डाइवर्ट कर रही है, कैनाल्स के थ्रू जो है अदर एरियाज में जो है पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है।
ठीक है। वैसे तो तालिबान और अफगानिस्तान ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ईरान और यूएसए क्या है, दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब तालिबान पावर में आ चुकी है, तो अब देखते हैं कि ईरान और तालिबान के रिलेशंस कैसे रहते हैं। तो 950 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बॉर्डर वो शेयर करते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ड्रेन आउट करती है। लॉन्गेस्ट रिवर अफगानिस्तान की, और लेक हरमन में जो जो है ये ड्रेन आउट करती है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है किसकी, ईरान की। ठीक है। और डिस्प्यूट किसके बीच में, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, यहीं से बस इतने पे ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। मैच भी फॉलोइंग दे देंगे, हेलमंड रिवर, आगे लिख देंगे सपोज सीरिया। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट जो पेयर मैच हुआ वो करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मीडिया सम्मान। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डिसाइड किया कि वो दूसरी बार जो है ऐसे अवार्ड्स देने जा रही है। इससे पहले वो 2019 में दे रही थी। ये बेसिकली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो बेसिकली योगा को प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक, ग्लोबली जो योगा को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें 33 कैटेगरीज में दिया जाएगा, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो कैटेगरीज में, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, और जिन्होंने इंग्लिश में जो है बेसिकली ये योगा को प्रमोट किया। एक जूरी बनाएगी जो कि डिसाइड करेगी किसको ये अवार्ड मिलेगा, उसमें वही ट्रॉफी वगैरह मिलेगी। ठीक है। और एक याद रखना कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब है, 21 जून को। उसके बाद है L20 समिट। तो ये याद रखना, योगा दिवस दिवस मीडिया सम्मान किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्योंकि किस मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड अनाउंस किए। ठीक है। उसके बाद है L20 समिट। तो रिसेंटली पटना में वो G20 चल रही थी अपनी, वो जो दिल्ली में थी, बट उसके फॉलोअप के लिए जो है काफी सारी मीटिंग्स हुई थी। तो उसमें एक L20 मीटिंग हुई थी। तो G20 के अंदर ना काफी सारी मीटिंग्स हुई थी, उसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल सा डाटा है ये। तो होता क्या है ना, जैसे इंडिया में G20 हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि कब हुई थी, सितंबर में। तो सितंबर को जो है G20 के लीडर्स आ गए, मीटिंग हुई और चले गए, नहीं। पिछले एक साल से जो है G20 की तैयारियां चल रही थी। ठीक है। तो G20 कंट्री से जो है मान लीजिए विमेन रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे या लेबर रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और जिन मुद्दों पे मान लीजिए कंसेंसस बन गई, तो उन्हीं मुद्दों को जो है जो G20 के लीडर्स आते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, उनके सामने रखा जाता है, वो उसको प्रूव कर देते हैं, और फिर वो G20 डिक्लेरेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है। तो यानी जो G20 की मीटिंग थी उसकी प्रिपरेटरी वर्क तो एक साल पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके लिए जो है इंडिया में बहुत सारी मीटिंग्स G20 रिप्रेजेंटेटिव्स की हो रही थी। ठीक है। तो वो G20 डिफरेंट सेक्टर से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे, उन्हीं की मीटिंग्स जो है यहाँ पे लिखी गई है। जैसे एक बिजनेस 20 थी, इसमें जो बिजनेस लीडर्स थे G20 कंट्रीज के, वो आए थे। ठीक है। ऐसी सिविल 20 थी, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। ऐसी लेबर 20, ये लेबर यूनियन जो ट्रेड यूनियंस होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। पार्लियामेंट 20, इसमें स्पीकर्स आए थे डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है। साइंस 20, इसमें साइंटिस्ट आए थे। ठीक है। और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसमें कैग से मेंबर आए थे डिफरेंट कंट्रीज के, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के। ऐसे स्टार्टअप, इसमें स्टार्टअप से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है। थिंक 20, जैसे इंडिया में थिंक टैंक कौन सा है, नीति आयोग। काम क्या होता है इसका, सोचना, थिंक टैंक, क्या आइडियाज देना, नए नए आइडियाज देना फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग, फॉर बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए। अर्बन 20, इसमें मेयर्स आए, इसमें मेयर्स आए। फिर वीमेन 20, इसमें वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आई। ठीक है। फिर यूथ 20, इसमें यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो ये कई मीटिंग्स ना कई बार होस्ट कंट्री इनिशिएट करता है। जैसे सिविल 20 को 2013 में ही लॉन्च किया गया था। लेबर 20 को 2011 में फ्रांस ने लॉन्च करवाया था। फ्रांस में जब वहां पे G20 मीटिंग हो रही थी, तो फ्रांस ने कहा कि हम लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 कंट्रीज को इनवाइट करेंगे। तो वो आने स्टार्ट हुए और मीटिंग हुई। ठीक है। ऐसी P20 में जो है कनाडा ने इसको स्टार्ट किया, दैट इज फॉर पार्लियामेंट्री मीटिंग ऑफ G20 कंट्रीज। तो वहां पे स्पीकर्स को बुलाया। ठीक है। साइंस 20 को जर्मनी ने इनिशिएट करवाया। ठीक है। और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की ग्रुपिंग को इंडोनेशिया ने इनिशिएट करवाया। और स्टार्टअप 20 को इंडिया ने इनिशिएट करवाया। तो ये याद रखना, स्टार्टअप 20 को कि हमने करवाया इस साल। ठीक है। T20 थिंक टैंक 20 मैक्सिकन प्रेसिडेंसी के दौरान स्टार्ट हुआ। अर्बन 20 जो है अर्जेंटीना प्रेसिडेंसी के दौरान स्टार्ट हुआ। विमेन 20 जो है टर्किश प्रेसिडेंसी के दौरान स्टार्ट हुआ। ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से डिफरेंट G20 में जो है डिफरेंट
ग्रुपिंग्स की मीटिंग्स जो है स्टार्ट हुई। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी होता है, Y20, W20, U20 क्या है, T20 क्या है, ठीक है, S20 क्या है, SAI20 क्या है, P20, L20 क्या है, B20 क्या है, etc. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। टफ क्वेश्चन बनाने पे तो पूछेगी कि L20 किसकी प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था, Women 20 किसकी प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था, Women 20 किसकी प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था, टर्की की। ऑडिट इंडोनेशिया, इंडिया स्टार्टअप, ठीक है, लेबर फ्रांस, और P20 पार्लियामेंट्री 20 कनाडा, ठीक है, साइंस जर्मनी। तो वैसे तो याद हो जाएगा, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल G20 मीटिंग हुई, तेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझे? तुमने ये कर लिया IR का जून का ना, तुम्हारी 3 फाइल रहेगी, IR जुलाई, IR अगस्त, और एक सोशल जस्टिस की फाइल है। ये हैंग हो गया क्या? एक बार नेक्स्ट वाला कर लो आप। क्लियर है? तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। तो नाइगर में जो है एक कूप हुआ था, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने इंटरवीन किया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1975 में बनाई गई थी लेगोस ट्रीटी के थ्रू। तो इसमें वही है कि जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पर, उनके बीच में क्या करती है, कोऑपरेशन फैसिलिटेट करती है। कौन सा कोऑपरेशन? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी कोऑपरेशन, ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज हो सके, ठीक है। बॉर्डरलेस रीजन हो, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो आपको कोई वीजा वगैरह ना रिक्वायर्ड हो, जैसे यूरोप में आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में घूम सकते हो ना इजीली, वैसे ही घूम सको। रूल ऑफ लॉ प्रमोट हो, गुड गवर्नेंस प्रमोट हो, और पॉलिटिकल चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस को मिलकर जो है एड्रेस करते हैं। तो कू क्या है? पॉलिटिकल चैलेंज है। सिक्योरिटी चैलेंज कोई इंसर्जेंसी सेक्टर का फेस करे तो उसको मिलके जो है डील कर सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो उन्होंने एक रीजनल पीस कीपिंग फोर्स भी जो है बनाई हुई है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप। जैसे अब इन वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में कोई वो आ जाती है, कू हो जाती है या इंसर्जेंसी थ्रेट हो जाती है, तो ये पीस कीपिंग फोर्स वहां पे डिप्लॉय की जाती है टू डील विद दिस काइंड ऑफ केसेस, ठीक है। और सिंगल करेंसी भी ये लॉन्च कर चुके हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, की एक ही करेंसी जो इन कंट्रीज में चलेगी, ठीक है। और इस पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू वो एक्शन ले रहे हैं टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट। पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या होता है? जैसे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, वो पुलिस का काम करती है। जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं, पुलिस क्या करती है? दोनों वॉरिंग ग्रुप्स को, कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स को साइड में कर देती है और वहां पे जो है पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट करती है ताकि दोनों लोग ना लड़े। तो ये पीस कीपिंग फोर्स करती है कि सरकार और इंसर्जेंट्स लड़ रहे हैं, उन दोनों को हटा देती है, ठीक है, और वहां पे जो है खुद जो है पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट करती है ताकि दोनों आपस में ना लड़े, ठीक है, समझे? तो एक पुलिस का काम करती है काइंड ऑफ, समझ आइए। 15 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, बेनिन, बुर्किना फासो, कैपो वर्डे, कोटे डिवोire, गमीबिया, घाना, ग्विनिया, गिनिया बिसाऊ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सीरिया लियोनी, सेनेगल एंड टोगो। आपका ये होमवर्क आपको ये मैप वर्क में करना जाएगा, इन सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना अफ्रीका के मैप में, और एक ब्लैंक मैप में जो है इसको आपको लोकेट भी करना है, ठीक है। ठीक है कि आप माना मारोगे कि सर दुकान से लाना भूल गए, गूगल कर लेना, गूगल पे एक ब्लैंक अफ्रीका का मैप ले लेना, ठीक है, फिर आप किसी भी PDF रीडर वगैरह में खोल लेना और मार्क कर लेना इन कंट्रीज को, ठीक है, अपने मोबाइल में ही आपका ये हो जाएगा। क्लियर, समझे? तो ये आपको मार्क करने घर जाके, तो सीधा क्वेश्चन